कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। प्रीतम भाई अपना भी राम राम। और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे प्रगतिशील किसान भैया हमारी दोनों की राम राम। विनोद भाई। हाँ प्रीतम भाई, आप आज का जो किसान वाणी कार्यक्रम है के बातचीत भाइयों खातर लेकर आए हैं। भाई प्रीतम, जो पहली चर्चा हम करेंगे पशुओं का संक्रामक रोगों से बचाव, और एक चर्चा और ला रही है किसान मंत्रालय के द्वारा किसानों के लिए योजनाएं, तो और साथ के साथ लोकगीत और मनोरंजन भी है। हाँ। और पहले जो चर्चा अगर जो पशु का संक्रामक रोगों से बचाव उसके बारे में बात कर लेते हैं जी। तो भाई संक्रामक मतलब एक दूसरे ते फैलन वाले, और आप ये जाने हैं कि भाई डांगर हैं महंगे नहीं है, घने महंगे हैं। और खाली जो पहले ज़माना था ना विनोद, कि भाई एक आध डांगर या 2 डांगर रखा करते अपने खातर, सब पाला करते। लेकिन आज तो एक उद्योग है, दूध की जो है वो बिक्री है बहुत ज़्यादा, और पशुधन रोज़ की ज़रूरतों का भी स्रोत है, और उसका जो उत्पाद है भाई वो लोगों ने अपनी जीविका भी बना रखा है। अच्छे स्तर पे लोग जीवन यापन भी डेयरी उद्योग से कर रहे हैं। तो इसमें भाई ज़रूरी है कि जिसने कोई लाभ कमाना है तो हमारे जो पशु हैं वो पूरी अक्षमता से अपना उत्पादन दे। पूरी अक्षमता नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना दूध पशु देता हो ना, तो अगर आधी क्षमता से पौनी से भी हो गया तो नुकसान है भाई किसान ने। बिल्कुल। तो ऐसे में जो उनका आवास व्यवस्था है, खान पान है, बीमारियां हैं, इसके प्रति भाइयों को जागरूक रहना है। और जो आजकल के दिन है उनके हिसाब से, और वैसे भी 2 ढाल के रोग उसमें आमे हैं। बिल्कुल। और प्रीतम भाई देखो, नू तो डंगर जो रख है बहुत महंगा हो लिया आज ना। तो पहले तो हमने जो न्यार भी आराम तो मिल जाया करता, फ्री में मिल जाया करता खेता में जाकर, लेकिन आज यदि हम देखें तो भाई सब कुछ महंगे हो गए हैं। और इस महंगाई के उसमें जो भाई हमारे ये जो पशु हम पाले हैं ये भाई सोने पशु आगा, अगर जो इन पर ध्यान रखे तो घी दूध बाढ़ का ना तो मिल रहा है, गिल्ला की गिल्ला। इस तरह हम आजीविका का बहुत बढ़िया साधन भी कर सके, बस शर्ते हमने थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जो हमारे पशु है उसमें संक्रमण रोगों से बचाव और उसके किस प्रकार से हम उन्हें देख रेख रखें। तो प्रीतम भाई देखो, ये जो आपने पशुओं में पाए जाने वाले रोगों की बात करी तो इसमें एक तो असंक्रमण जनित रोग है और दूसरा है संक्रमण जनित रोग। और पहले हम असंक्रमण जनित रोग की बात करें तो शरीर में किसी भी अवयव की कमी हो, विषाक्तता या फिर शारीरिक क्रियाओं में बदलाव के कारण इसमें हो सका है। और इन रोगों से एक टाइम में 1 या 2 पशु ही प्रभावित होते हैं। और विषाक्तता जनित रोगों को छोड़कर प्राय पशुओं की जो मृत्यु की भी संभावना इसमें कमी होती है, और टाइम रहते इनका उपचार बहुत संभव हो सका है। हाँ, 1-2 का मतलब ये है भाई कि एक डांगर के हो गया तो कम से कम उससे दूसरे के नहीं लगता। असंक्रमण एक से दूसरे में फैलेगा नहीं, और टाइम पे अगर दिखा लें तो कम से कम मरने की संभावना कम ही हुआ है। दूसरे जो रोग हैं विनोद, वो हैं संक्रमण जनित रोग। एक दूसरे से फैले हैं, जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, परजीवी से बड़ी तेज़ी से फैले हैं भाई, और एक टाइम में बड़ी संख्या में पशुओं को प्रभावित करे हैं। इस डाल के जो रोग हैं इनका कारण या तो 2-3 दिन में जो है पशु ही जालेगा या अचानक भी मर सके है। इन रोगों का उपचार जो है उससे ज़्यादा इनसे बचाव रखना
वो जरूरी है, क्योंकि इतने बीमारी का पता चला है, इतना नुकसान बहुत सेध जे है डांगर ने। तो ऐसे में जुकर बर्ड फ्लू आया, वो उसके बाद आप आ गया तो फिर भाई जोर ला लो उसमें, मतलब घना नुकसान वो कर ही जा है। ऐसे में हमने कुछ रोग हैं जिनमें बचाव जरूर रखना है, और संक्रामक रोग ऐसे ही हैं, उस खातर भाई टिक्के आवे हैं। सरकारी नीतियाँ कार्य योजना इस ढाल की बनाई जा हैं कि रोगों को फैलने से रोका जा सके। तो हमारा इसमें दो मुख्य बातों पे ध्यान केंद्रित होना चाहिए। बीमार पशु का एक तो भाई अतिशीघ्र और सही उचित बढ़िया डॉक्टर थे उसका जो है उपचार करवाएं ताकि मृत्यु दर घटाई जा सके, दूसरे डांगरा में फैलने से रोका जा सके। और भाई दूसरा है कि बीमारियों की रोकथाम खातर पशुपालन क्षेत्र में जो है अधिकांश पशुपालक बीमारी के खर्च को सहन नहीं कर पाते, तो इसलिए जो है इलाज का खर्च जानवर की कीमत से मतलब ज़्यादा हो जाए कई बार। तो ये इसलिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और भाई जो इसकी रणनीतियाँ हैं वो फिर क्या क्या हो सके हैं। तो प्रीतम भाई देखो, रणनीति की बात करी तो आपने दो बात बढ़िया बता दी, लेकिन अगर जो रणनीति की बात करते हैं, एक तो बीमार पशुओं को हमने अलग रखना चाहिए। हाँ। पहला काम तो हमने यही होना चाहिए भाई, जिनमें हमने बीमारी सी लग गए उन पशुओं को बाकी पशुओं से अलग वो बंद बाड़े में रखना चाहिए, और जिन पशुओं में बीमारी हो या फिर इसी आशंका हमने दिखा है, जिस तरह पशु का सुस्त हुआ है, आहार न खाता हो भाई, इसमें हम बाकी जानवरों को संक्रमित होने तक बचा सका है। यानी कि थोड़ा सा ढीली अवस्था सी अगर जो पशु की दिक्कत हो भाई, समझ लो बीमारी लग ली है और उसने और डांगरा थम न्यारे रख लियो, तो इस नीति का प्रयोग नए जानवरों को जो दूसरे जानवरों के बाड़े में ले जाने से भी प्रूव करते हैं, ताकि कोई नई बीमारी बाहर तक आकर हमारे पुराने जो जानवर हैं उनमें संक्रमित ना कर सके। इस तरह हमने लगभग 7 से 10 दिन तक हम नए पशु को इसमें न्यारा रखा है, और उसका जो टीकाकरण है कृमिनाशक है, इस प्रकार उसने हम सामान्य पशु बाड़े में ले जाते हैं और पशु चिकित्सक तक दिखा के इस बीमारी नाम न्यारे से इकट्ठी करें। और भाई दूसरा है वध विधि। जानवरों की उत्पादन की जो क्षमता है लंबी बीमारियों के कारण घट जाए है, साथ ही दूसरे पशुओं खातर भी रोग का वो स्रोत बन जाए है। मतलब एक बीमार है तो दूसरे ने खतरा तो है ही। ऐसे पशुओं को भाई वधशाला में बेच दिया जा है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं देखने में आवे कि भाई ये ठीक नहीं है, लेकिन अब लंबे वक्त तक देखोगे तो इसके लाभ बहुत हैं भाई। जो जानवर बचते हैं उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राकृतिक रूप से अधिक होती है, तो उनकी आने वाली नस्लों में भी रोग की संभावना कम होती है। विकसित देशों में भाई यह विधि बड़ी प्रचलित है, हमारे देश में भी इस विधि का प्रयोग पशुओं में संभव नहीं है। अतः इस विधि के उपयोग हेतु उस प्रदेश में प्रचलित नियमों की जानकारी जरूरी है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है विधान है पशु वध के लिए। और प्रीतम भाई इसी तरह एक हमारे जो हम रणनीति अपनाओ तो टीकाकरण की भी है। जो बहुत ज़्यादा संक्रमण रोग जिस तरह की खुरपरा होया, मुंह पंखा होया, गला घोटू रोग है, लंगड़ी है, संक्रमण गर्भपात रोग है, इन तब बचाव तक ही हमने टीके उपलब्ध है। तो इन टीकों को देने की जो निश्चित विधि है वह प्रक्रिया का पालन इन जानवरों को बीमारी तक बचा सका है। और सामान्यतः बात करें तो टीकाकरण बीमारी फैलने से पूर्व किया जाता है, किंतु आजकल घेरे में टीकाकरण पद्धति जिस तरह बीमारी तक प्रभावित क्षेत्र को केंद्र बिंदु मानकर उसके बाहर की ओर के क्षेत्र में बचाव ही हमने टीकाकरण किया जाता है। इस तरह आसपास के क्षेत्र में बीमारी फैलने से भी इसमें रोक सकती है। हाँ, तो भाई टिक्का तो शुरू में चाहे मानसा में है चाहे डांगरा में टीकाकरण का फायदा है। रोग रोकथाम खातर औषधिकरण भी हो सके है। आमतौर पे औषधि का प्रयोग करके रोग उपचार होता है, लेकिन कई बार जो है बीमारी फैलने की आशंका से पहले जो कर मौसम में बदलाव आना है उस हिसाब से रोग होने की संभावना का बेरा पट जाए है। तो पशु का जो खाद्य सामग्री है, पानी है, उनके साथ मिश्रित दवाइयाँ दी जा हैं। इससे भी भाई रोग के होने से बचा जा सके है। आमतौर पे छोटे पशुओं या बच्चों में उपयोग में लाई जा है, लेकिन ये भी डॉक्टरी सलाह से इस्तेमाल करनी है। और इसी तरह पशुओं की जो आवाजाही पर भी हमने अंकुश लगाना चाहिए। महामारी फैलने पर पशुओं को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आवाजाही या फिर हम जो भाई डांगर जिस तरह बेच दे या ले ले तो उस पर रोक लगानी चाहिए, जिस तरह संक्रमण रोग फैलने से
हम इसमें रोक सके। और प्रीतम भाई देखो, जिस तरह हम डंगर जो बेचे क्रय विक्रय इसका करे है, तो इस चीज़ में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए भी कोई भी नया पशु यदि लावा है तो शुरुआत में उसने थोड़ा न्यारा रखा है, उसका देख रेख रख कर जब डंगरा हमने मिलाना चाहिए जी। और भाई जो ये परजीवी हैं दूसरे के ऊपर निर्भर, इनका जो जीवन चक्र है इसमें भी बाधा उत्पन्न करके, यानी कि जो उसके वाहक हैं परजीवियों के नियंत्रण खातर और द्वितीय पोषक हैं उनको नियंत्रण करा जा सके है। ज़्यादातर जो परजीवी हैं अपना जीवन चक्र पूरा करने खातर दूसरे परितोषिक का सहारा ले हैं। अगर हम चरागाहों को या जहाँ पे भी ये द्वितीय परिपोषक मिले हैं इन परिपोषकों को ख़त्म कर दें तो भाई जो परजीवी हैं उनसे जनित रोगों से बचा जा सके हैं। मान लो घोघो का नियंत्रण से लीवर फ्लूक जो बीमारी है या कृतकृमि रोग है उससे बचा जा सका है। इसके लिए बत्तख पालन भी उपयोगी है, या फिर जो रासायनिक तरीके हैं जिनमें 22 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 0.5% कॉपर सल्फेट का तालाबों में जो है छिड़काव करा जा सका है। यानी कि एक अगर हम वाहक को तोड़ देंगे तो दूसरे का नुकसान अपने आप हो जाएगा। और इसी तरह जो पशुओं की चारागाह की बात करते हैं इसमें नियमित परिवर्तन भी हमने करना चाहिए। प्राय हम पशुओं को एक ही चारागाह पर चरने के लिए भेजे है। इस तरह जो परजीवी रोग है वो एक पशु तक दूसरे पशु में अंडों के माध्यम तक फैल सके है। इस तरह बचाव होता ही हमने अलग अलग प्रजातियों के पशुओं को बारी बारी तक उस चारागाह पर चराना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर जो बात करें तो 2 महीने गोवंशीय पशु, फिर 2 महीने बकरी या भेड़, और इस तरह परजीवी जनित जो रोगों से हम इसमें बचा सके। हाँ, तो भाई ऐसे ही प्रतियोगी जीव हैं उनके द्वारा भी रोकथाम करी जा सके। इसमें बीमारी ना करने वाले जीवाणुओं को जो आमतौर पर पशुओं के आंतों में रहते हैं पशु आहार के साथ दिया जा है, जिससे बीमारी करने वाले जीवाणु आंतों में संक्रमण नहीं कर पाते। मतलब उनसे लड़ने के लिए अंदर जो है दूसरे प्रतियोगी जीव भेजे जा हैं। और इसी तरह जो अनुवांशिकी द्वारा रोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, इसमें खास तौर पर उन रोगों की रोकथाम होती है जो प्राय एक ही जाति के होते हैं, और इसमें प्राकृतिक रूप से रोग प्रतिरोधकता रखने वाले पशुओं को चिन्हित कर हम प्रजनन कराते हैं ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली जो आबादी में वृद्धि हो और पोषक के अभाव में जीवाणु या फिर जो विषाणु वो अपने आप ही इसमें खत्म हो जाए। हाँ, तो विनोद भाई इसमें एक और बात है कि पशुओं का जो भी हमारा पर्यावरण है, रहन सहन है, या भाई उनकी खोर की खाने की व्यवस्था है, इससे भी बीमारियां रोकी जा सके हैं। जुकर जालीदार जो बाड़े हैं उससे मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों से बचा जा सके है। साफ पानी के उपयोग से भी जल जनित रोगों से बचाव हो सके है। जानवरों के जो बाड़े हैं या फर्श है या दीवारें हैं, इनको अगर 1 से 3% फार्मेलिन घोल से ठीक डालते साफ कर दें और बाल्टी और दूसरे बर्तन साफ हों तो भाई कई बीमारियों से बचा जा सका है। विदेशी नस्लों को पालने से पहले भी भाई किसान भाई ये देख लें कि वो हमारे पर्यावरण में ठीक डालते रह पाएंगे कि नहीं, तभी उनको पालना चाहिए। और पशुओं को समुचित और पौष्टिक आहार दें भाई। गात में सारा होगा तो कई बीमारी से डांगर लड़ लेगा। मौसम के अनुसार भी उनके खान पान में जो है फेरबदल करें। सर्दियों में जो खड़ और तिलहन ज़्यादा दे सके हैं, इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और बीमार पशुओं का इलाज भी तुरंत कराना है भाई। न्यूटाल ना करें कि भाई ठीक हो जाएगा। जब भी जैसे भी बीमारी दिखे पशु चिकित्सक से नियमित उसकी जांच करवाएं। और अभी चर्चा आगे भी हम करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक लोकगीत का। चौपड़े सारे खिला दे सोरठे, तू रानी रबण के मेरी, धोखेबाज लूंगाड़ा से मैं बहू बनू ना तेरी। चौपड़े सारे खिला दे सोरठे, रानी रबण के मेरी, के धोखेबाज लूंगाड़ा से मैं बहू बनू ना तेरी। चौपड़े सारे खिला दे सोरठे,
अरे रानी बनावण खातर सोरठ महला में डटी से छलकी दावत दे के न तन मेरी गर्दन कटी से तन चरण की दास बनाऊं लखा में छठी से पहलम तमने जान नहीं से इब मालम पाटी से गहने वस्त्रे पैर सिंगर ले मत कर सोरठ देरी हिमन गहने का लोभ दिखा के घालन लाग्या गेरी चोपड़े सारे खिला दे सोरठ रानी रबन का मेरी चोपड़े सारे खिला दे सोरठ हेर नहा धो के सिंगार बना फेरे चोपड़ सारे खिलाइए भूख पर तेरी चौपड़ ने मेरे मतना हाथ लगाइए रानी बनते नाटे से तने इसी बात ना चाहिए राजा होके अंत करे कुछ रैयत ते शरमाइए बतू रैयत को न्यारी हेरा रानी का हक लेरी के हरगिज बिना मानू करूं मैं अपनी जान की डेरी चोपड़े सारे खिला दे सोरठ रानी रबड़ का मेरी अरे मेरे महला में आगी साहिब मेरे महला में आगी से कड़े बाज के जागी भाजन का के रहेगा मैं तेरे घेरे में आगी जब तय देखी थी मेरे में मेरे चोट कसूती लागी मैंने अपना मतलब तो काट लिया पर चोट गैर के लगी मरता मरो जीवता जियो मरता मरो जीवता जियो क्यों समय लाना देरी कि सुख में ते चाहे जान काट ले दुख में लाके मेरी चोपड़े सारे खिला दे सोरठ रानी रबड़ का मेरी अरे एक बैक दे रानी होली और प्रेम बढ़ जागा तड़के आवे है बढ़ जा रे तू राज छोड़ उड़ जागा खिला के तो पे फूक दूंगा दड़े
चंद की बात मान ले, लक्ष्मी चंद की बात मान ले, छोड़ के हेरा फेरी के तड़के आधे बढ़ जा रे करे दिन की रात अंधेरी। तो पड़े सारे खिला दे सोरठ रानी रबड़ के मेरी। जो पड़े सारे खिला दे सोरठ। और भाई ये थे शेषा सिंह और पार्टी। बात करेंगे मौसम की। भाई आने वाले जो 1-2 दिन और है इसमें भी मौसम परिवर्तनशील रहने का अनुमान है। तापमान में कोई बदलाव नहीं होने की भी संभावना है। ज़्यादातर स्थानों पे भाई गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का भी अनुमान है। तो ये मौसम रहेगा। और साथ ही जो है फसलों के भाव खरीफ के सरकार ने दिए हैं। धान का बढ़ाया है 100 रुपये, ग्रेड ए का भी 100 रुपये बढ़ाया है, और बाजरा का 100 रुपये बढ़ाया है, रागे का 201, मूंग का भाव 480 रुपये बढ़ा के 7755 किया है, उड़द का 6600 किया है 300 रुपये बढ़ा के। साथ ही भाई कल के कार्यक्रमों की भी बात करें तो कल दिन जो है मंगलवार है, और मंगलवार को हमारा जो कार्यक्रम रहेगा फ़ोन इन, विषय रहेगा सदाबहार बाग लगाने में सावधानियाँ। तो हमारे स्टूडियो में बैठे हुए डॉक्टर से आप बात कर पाओगे। साथ ही भाई हमारी अगली चर्चा आज की वो है सरकार द्वारा किसानों खातर या किसान मंत्रालय के द्वारा किसानों खातर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं। बिल्कुल। और जो योजनाएं हैं, सबसे पहले प्रीतम भाई जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात कर लेते हैं। और भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना से, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक इसी योजना है। इस योजना की जो शुरुआत वर्ष 2018 के रबी सीजन में की गई थी, और इस स्कीम के अंतर्गत किसान को 6,000 रुपये प्रति वर्ष 3 किस्तों में प्राप्त होते हैं। और ये जो सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाता में आवा है, और प्रत्येक 4 महीने के बाद जो किसान को 2,000 रुपये की सहायता राशि प्राप्त होती है। और इसमें भी योजना के जो अंतर्गत सरकार द्वारा 8 किस्तों जारी की जा चुकी है, और अब किसानों को भैया अगर नई किस्त भी हो लगातार ये उनके खाता में जारी। जी ऐसे ही भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये भी जो है फसलों का बीमा करती है योजना। आंधी से, ओलावृष्टि से, तेज बारिश से, किसी ढाल की प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो जाए तो भाई जीवन निर्वहन करने की समस्या किसान खातर आज है। बहुत सारे किसान आत्महत्या इसी वजह से करते थे। तो भाई इस योजना की शुरुआत करी गई है, और खरीफ खातर 2%, रबी खातर 1.5% का नाम मात्र का प्रीमियम भुगतान इसमें करना होता है। बागवानी की और बाकी फसलें भी इसमें कवर होती हैं। और इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, और इसकी जो शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1998 में की गई थी। और किसानों को इस कार्ड की सहायता से जो पर्याप्त ऋण है, जो यानी कि लोन है, वो बहुत ही आसानी से इसमें मिल रहा है, जिसमें किसान कृषि से संबंधित खाद, बीज, कीटनाशक जो सामग्री खरीद सके है। और सबसे खास बात तो यह है कि इस कार्ड से 5 वर्षों में 3 लाख तक का हम लोन ले सके हैं, और इस कार्ड पर लिए गए लोन का 1 वर्ष के अंदर ही वापस कर देते, तो उन्हें ब्याज दर में भी 3% की छूट मिला है। जी ऐसे भाई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, जिसमें जुकर नौकरी वाले ने जो है पेंशन मिले है, उसी डालते किसान भाइयों को भी पेंशन है। 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये पेंशन इसमें दी जा है। इस खातर जो है किसानों को 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक प्रति माह 60 वर्ष की आयु तक जमा करने होते हैं। जुकरी हो भाई 60 साल का हो जाए उसकी पेंशन मिलनी शुरू हो जाए। और जितना किसान का इसमें योगदान होता है उतना ही सरकार भी इसमें योगदान करती है। उसकी मृत्यु होने पे किसान की उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% पेंशन इसमें मिला है। और इसी तरह तमाम किसान योजना है, यानी कि जो किसान भाई जो पुरानी यंत्र अभी भी कृषि करे, तो आज भी पुराने यंत्र का जो प्रयोग करते तो धन के अभाव में वो नए यंत्र नहीं खरीद पाते, तो असमर्थ है। तो किसानों की इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा तमाम किसान योजना की शुरुआत की गई थी, और इस स्कीम के माध्यम तक किसान खेती करने वाले जो उपकरणों को आसानी तक खरीद सकते हैं। और सबसे खास बात तो यह कि इस पर उपकरणों की खरीद पर उन्हें छूट भी प्रदान की जाती है। और सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने में मुख्य उद्देश्य किसानों की खेती में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, और वो बहुत बढ़िया इसमें उत्पादन फसल ले सके। और भाई इसी डाल के एक योजना है PM कुसुम योजना। भाई गाँव में जो है बिजली की समस्या भी गंभीर है। जिस टाइम पे खेत में पानी की जरूरत हो कई बार बिजली नहीं मिल पाती, तो पानी के अभाव में फसलें प्रभावित हो जाए हैं, इसलिए उनको बिजली
की जो सप्लाई है वो ना रुके, ये योजना चलाई जा रही है। इसमें जो है किसानों को सोलर पैनल सब्सिडी पे मिले हैं, इससे बिजली का उत्पादन करके अपनी जरूरत के हिसाब से और इस्तेमाल कर सके है, बाकी को बेच भी सकता है। और इसी तरह एक डेयरी उद्यमिता विकास योजना है और किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से डेयरी उद्यमिता विकास योजना का संचालन इसमें है। और इस योजना का लाभ लेकर जो किसान या पशुपालक है वो नई डेयरी की स्थापना कर सकते हैं और वो पहले से डेयरी चला रहे तो उसे आगे भी बढ़ा सके है। जी भाई, पशुधन बीमा योजना भी है, पशुओं का बीमा हुआ है। किसानों या पशुपालकों की जो है पशुओं के अचानक मृत्यु होने पे जो नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें दुधारू जो मवेशी हैं या भैंसें हैं उनका बीमा करके वर्तमान बाजार मूल्य पे बीमा उनको किया जा है और बीमा का प्रीमियम 50% तक अनुदानित होता है। अनुदान की पूरी लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन करी जा है। अनुदान का लाभ अधिकतम 2 पशु प्रति लाभार्थी को अधिकतम 3 वर्ष की एक पॉलिसी के लिए मिलता है। इसके साथ ही इस स्कीम के अंतर्गत यदि कोई किसान अपने पशुओं की बिक्री कर देता है और बीमा पॉलिसी की अवधि समाप्त ना हुई हो तो बीमा पॉलिसी की शेष अवधि का लाभ नया जो भी पशुओं का मालिक है उसको भी हस्तांतरित कराया जा है। और इसी तरह मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है और किसानों के द्वारा अपने खेतों में उत्पादन बढ़ाने को लेकर असंतुलित उर्वरक या उपयोग कर रहे हैं तो जिसके कारण मिट्टी उत्पादकता निरंतर कम होती जा रही है। इसके साथ ही फसलों में विभिन्न प्रकार के नए नए रोग लग रहे तो खेत की उत्पादकता बढ़ाने की जगह निरंतर कम होती जा रही है, जबकि दूसरी तरफ अधिक उर्वरक और रोग के लिए कीटनाशक उपयोग करने से कृषि खर्च भी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की जो समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना संचालित की जा रही है, जिस तक किसानों की मिट्टी की जांच वह भी निःशुल्क की जाती है और खेत की मिट्टी की जांच के दौरान ये भी कि किसान के भाई किस चीज़ की वो कमी है तो उस तरह वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का लाभ ले सके। और भाई इस डाल की बहुत सारी किसानों खातर योजनाएं चला रही हैं भाई, उनकी जानकारी लें और जैसे जैसे मौका लगे उनका जो है लाभ भी किसानी में खेती में जरूर लें। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी का समय यहीं तक, हमने इजाजत दियो। अच्छा भाइयों, राम राम।